बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रेस मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज किसान प्रेस मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत, जहां इस वक्त हम बुरसैनी गांव में मौजूद हैं और तमाम किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए किसान प्रश्न मंच पर और आज उनसे चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं अपने विशेषज्ञों का। संजीव रुएला, क्षेत्रीय प्रचार प्रसार प्रभारी, कार्यालय उपगणायुक्त मेरठ मंडल। मैं अतुल जैन, सीईओ चंद्रप्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड, गुड़गांव। मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक, प्रभारी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन शुगर केन, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। मैं आर्यन यादव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एग्रीकल्चर डिवीजन, चंद्रप्रभु इंटरनेशनल, गुड़गांव। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में आप लोग भी तमाम किसान हमारे साथ जुड़े हैं, पहुंचे हैं, तो आपका भी बहुत स्वागत और जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए। और कार्यक्रम की शुरुआत किसान प्रश्न मंच में आज हम करेंगे और एक खास विषय के साथ हम शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें, बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर किस तरह की जानकारी हमारे किसान रखते हैं और क्या जानकारियां उनके पास हैं, आज इस मंच पर हम उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे और सवाल पूछेंगे। जिस तरह से किसान प्रश्न मंच पर लगातार किसानों से प्रश्न किए जाते हैं, उसके उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई। तो किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इस सिलसिले की शुरुआत किसानों के साथ प्रश्न करके हम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। हम आपके पास आएंगे, हाथ उठाइएगा और जवाब दीजिएगा। तो देखिए, सुनिए बहुत गौर से आप, गन्ना बुआई का उपयुक्त समय क्या है यह आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। तमाम किसान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। देखिए हाथ उठने लगे हैं और पीछे से हाथ उठने सबसे पहले शुरू हो चुके हैं, लेकिन आगे भी हमारे साथ किसान भाई हैं, इसलिए खड़े हो जाइए। नाम बताइए। राम कुमार शर्मा। गन्ना बुआई का उपयुक्त टाइम है जी 15 जनवरी से लगा के और फरवरी तक। तो देखिए राम कुमार ने बताया और किसान भाई हमारे साथ 15 जनवरी से लेकर फरवरी तक वो बता रहे हैं उपयुक्त समय। लेकिन और भी किसानों ने हाथ उठाए थे, उनके पास भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे उनके पास क्या उत्तर है, कितनी वो जानकारी रखते हैं। खड़े हो जाइए। सुरेंद्र यादव जी, ग्राम बुरसैनी। जो शरदकालीन गन्ने की बुआई है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और जो बसंतकालीन है वो 15 फरवरी से 15 मार्च। ठीक है, तो अभी भी उपयुक्त समय है। देर से भी बुआई होती है हमारे यहाँ, जो मई तक चलेगी, 15 मई तक। ठीक है। देखिए सुरेंद्र यादव ने भी जवाब दिया है। किसान भाई हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और लोगों ने भी हाथ उठाया था, जल्दी से हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि सही उत्तर क्या है। और भी किसान भाई हैं जो हाथ उठा रहे थे, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है जी। गन्ने की बुआई का समय जो अब चल रहा है 15 फरवरी से 15 मार्च तक का उपयुक्त समय है। वैसे हमारे यहाँ लेट बुआई भी होती है, वो आगे गेहूं के बाद होगी। तो देखिए श्रवण कुमार जो किसान हैं जो जवाब दे रहे थे, और भी किसान भाई यहाँ मौजूद हैं मंच पर, अगर चाहें तो वो भी जवाब दे सकते हैं, वो भी बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर आखिर है क्या, किस वक्त उपयुक्त तौर पर बुआई की जाती है, किस वक्त बुआई का उपयुक्त समय होता है। तो ये आप बता सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने जवाब दिया, किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे और उसके बारे में बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को जानकारी भी देंगे। जो गन्ना बुआई का वास्तविक समय है, बेसिकली 3 समय गन्ना बुआई के लिए हमारे यहाँ पर उपयुक्त होते हैं। सबसे पहला जो समय है वो शरदकालीन गन्ना बुआई का समय होता है, जो 15 सितंबर से लेके और लगभग 30 अक्टूबर तक चलता है। और उस समय यदि हम गन्ना बुआई करते हैं तो बेहद अच्छा वांछित उत्पादन मिलता है। लेकिन आज जो हम परिचर्चा कर रहे हैं ये बसंतकालीन गन्ना बुआई पर है और देर से बसंतकालीन। जो बसंतकालीन बुआई का समय है वो 15 फरवरी से शुरू होकर और 30 मार्च तक जाता है। और जो अभी हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं उन्होंने उसका प्रश्न का सही जवाब दिया था। और जो देर से बसंतकालीन बुआई है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है वो गेहूं काटने के बाद जाती है, जिसमें हम अप्रैल और मई के प्रथम सप्ताह तक भी बुआई करते हैं।
तो जो वास्तविक समय है वो 15 फरवरी से और 30 मार्च तक का समय बसंतकालीन की बुआई के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो देखिए यहाँ एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे कि कौन सा समय उपयुक्त है, कौन सा सही समय है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि सुरेंद्र यादव जो किसान भाई हमारे साथ मंच पर मौजूद है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसीलिए उन्हें किसान कप से यहाँ नवाजा जाता है। जल्दी से आ जाइए और किसान कप पाइए। जोरदार तालियां सुरेंद्र यादव के लिए बजाइए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए उन्हें दिया जाता है किसान कप। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए सुरेंद्र यादव के लिए, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप भी दे सकते हैं सही जवाब। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बैठिए। तो देखिए लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो जवाब दे रहे हैं, और इस मंच पर बेबाकी से जवाब देने का एक मौका आपको दिया जा रहा है, इसलिए चूकिए मत और आप भी बताइए कि आपके पास क्या है जानकारी जो और किसानों के काम भी आ सकती है। तो इसलिए इस सिलसिले को बिना देरी किए हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे समझते हैं कि क्या जानकारी आपके पास है, कितनी जानकारी आपके पास मौजूद है जो और किसानों के लिए भी और किसानों को भी प्रेरित करती रहेगी। दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं इस मंच पर, गन्ना बुआई हेतु गन्ना बीज की उम्र क्या होनी चाहिए? तो गन्ना बुआई हेतु गन्ना बीज की उम्र क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, क्या उम्र होनी चाहिए? गन्ना बुआई हेतु गन्ने बीज की उम्र क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। और अगर सही जवाब आप देते हैं तो आपको पता है आपको दिया जाएगा किसान कप। तो इसलिए बिना देरी किए हाथ उठाइए और बताइए कि गन्ना बुआई हेतु गन्ना बीज की उम्र क्या होनी चाहिए। आप बताना चाह रहे हैं, खड़े हो जाइए। पहले अपना नाम बताइए। देशपाल मलिकपुरा महादेव। 10 महीने। बैठिए। तो देशपाल देखिए कितने एग्रेशन में बता रहे हैं कि 10 महीने होती है, लेकिन बाकी लोग भी बता सकते हैं। तो इसलिए बिना देरी किए हाथ उठाइए और खड़े हो जाइए। इसलिए देखिए यहाँ किसान भाई ने हाथ उठा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव, गांव बुढ़सनी। जो सही समय है गन्ने का जो ये हम बुआई करते हैं उसके लिए बीज के लिए 1 वर्ष पूरा चाहिए। 1 वर्ष में बीज तैयार होता है गन्ने का। तो देखिए ये भी बता रहे हैं कि 1 वर्ष होना चाहिए। बैठ जाइए, भी किसान भाई हैं और भी किसान भाई हैं जो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी आएंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रण सिंह यादव जी। जी। 5 महीने जी। बैठ जाइए। तो रण सिंह यादव बता रहे 5 महीने होते हैं। तो देखिए अलग अलग जवाब हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज हैं, और उसी अंदाज पर जवाब देते हुए हमारे किसान भाई नजर आ रहे हैं। सवाल हमने पूछा था गन्ना बुआई हेतु गन्ना बीज की उम्र क्या होनी चाहिए, और ये किसान भाई हमारे बता रहे हैं। कोई कह रहा है 10 माह, तो कोई कह रहा है 1 वर्ष, और कोई कह रहा है कि 5 माह होती है। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स जो मंच पर मौजूद है वो बताएंगे कि इसका सही जवाब किसने दिया है और कौन किसान कप का हकदार है। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि सही समय क्या होता है, सही उम्र क्या होती है। प्रथम किसान भाई हमारे देशपाल मलिक जी ने सही जवाब दिया है, और गन्ना बुआई के लिए गन्ना बीज की जो आयु है 8 से 10 माह होती है, और रोग मुक्त स्वीकृत प्रजाति का गन्ना बीज हो, गिरा हुआ ना हो, पतला ना हो, वो जो है बीज के लिए पर्याप्त होता है। किसान कप के असली हकदार इस सवाल के जो है देशपाल मलिक जी हैं। आइए देशपाल मलिक जी, आपने किसान कप जीत लिया है और सही जवाब देने पर इन्हें दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां देशपाल जी के लिए, इन्होंने सही जवाब दिया। तो देखिए ये मंच आपको दिया गया है और बेबाकी से सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, बिना डरे, बिना सहमे, बिना संकोच किए आप जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। वर्ष 2024 में गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा कौन सी गन्ना किस्म अंगीकृत की गई है ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सी अंगीकृत की गई है गन्ना किस्म ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए। हाथ हालांकि पीछे से उठने लगे हैं, लेकिन वो पहले से कई सही जवाब दे चुके हैं, किसान कप के हकदार बन चुके हैं, तो और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ किसान भाई हाथ उठाए और बहुत जल्दबाजी में है। पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद आराम से जवाब दीजिए। तेजपाल से 18231। 18231। देखिए तेजपाल हैं और तेजी के साथ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, किसान भाई हैं। और भी किसान भाई जो बता सकते हैं, वो जो समझा सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। देखिए आगे बाबा बैठे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल जी। जी। मोईखुर से किसान है। हाँ जी। और ये 18231 है। कृष्णपाल जी 18231 बता रहे हैं जी। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए कृष्णपाल जी भी किसान हैं और उन्होंने भी 18231 ही बताई है, लेकिन और भी किसान हैं जो जवाब दे सकते हैं और किसान कप के हकदार बन सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए, बिना डरे, बिना सहमे आप जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। देखिए ये भी किसान है, बताइए आप ही।
ये अभी फरवरी में जो नई वैरायटी आई है 18231 आई है, और कोलक 16202 लखनऊ से रिलीज हुई है, 18231 शाहजहानपुर से रिलीज हुई है, जो न्यू वैरायटी है। ठीक है, देखिए यहाँ से हाथ उठा रहे हैं और भी किसान हैं, जल्दी से खड़े हो जाए। सर 18231 है जो अच्छी वैरायटी है, जो शाहजहानपुर से आई है। बैठिए, प्रवीण जी भी हैं, देखिए बहुत ही मजेदार किसान हैं हमारे बीच और लगातार वो तेजी के साथ जवाब दे रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है, किसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। सही जवाब तो हमारे 3 किसान भाइयों ने दिया है, लेकिन सबसे पहले तेजपाल सिंह जी का जवाब आ चुका था, और ये शाहजहानपुर से निकली हुई वैरायटी है, 20 फरवरी 2024 में रिलीज हुई है, और ये 18231 सही वैरायटी बताई इन्होंने, और ये किसान कप के ये हकदार है। तेजपाल जी जल्दी से खड़े हो जाइए, आ जाइए, किसान कप आपको दिया जाता है और आपको यहाँ किसान कप से नवाजा जाता है। तो लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं किसान प्रश्न मंच पर आपसे, और तमाम किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जवाब दे रहे हैं, किसान कप के हकदार बन रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जानकारी वो दर्शकों तक, किसान भाइयों तक साझा कर रहे हैं, और ये बेहतरीन मंच बेबाकी से बोलने की इजाजत आपको देता है। इसलिए एक और सवाल आप लोगों से और जवाब आप लोगों को देना है, और इधर के लोगों से भी मेरा निवेदन है, वो भी जवाब इस बार देंगे। तो देखिए सवाल सुनिएगा बहुत गौर से। गन्ना बुआई हेतु कौन कौन सी गन्ना किस्म का उपयोग किया जा रहा है? तो देखिए गन्ना बुआई हेतु कौन कौन सी गन्ना किस्म का उपयोग किया जा रहा है, ये आपको बताना है। देखिए लगातार हाथ उठने लगे हैं, और मैं इस बार चाहूंगा कि इधर से भी हाथ उठें, ताकि हम इधर भी आए, यहाँ के किसानों से भी जानें कि उनके पास कितनी जानकारी है जो वो दर्शकों तक पहुंचा सकते। तो देखिए इस बार पीछे से ही शुरुआत करेंगे, भले ही वो हाथ ना उठाएं लेकिन हम उन्हें जरूर उठाएंगे। जल्दी से खड़े हो जाए, कौन कौन सी गन्ना किस्म है जिसका उपयोग किया जा रहा है, बताइए। 14201 है, 38 है, और 13235। बैठ जाइए। वीरपाल जी बड़े मजेदार किसान हैं, और भी किसान भाई हैं जो युवा हैं यहाँ, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश यादव, और यहाँ सबसे बढ़िया 0118 बीज है, इससे बढ़िया बीज नहीं। बैठ जाइए। देखिए आदेश भी बता रहे थे कि कौन सा बीज उपयोग किया जा रहा है। आपने भी हाथ उठाया था, लगातार आप हाथ उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी ना कभी तो कब मिलेगा जवाब। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव, गांव बुड़सनी। जी जी। ये जो नई वैरायटी है, इसमें जो भाई ने बताया अभी हमारे ना आदेश ने 0118, ये भी नई वैरायटी, बढ़िया वैरायटी है, और जी 18200। बैठ जाइए, आप चिंतित मत होइए। देखिए लगातार यादव जी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश इनाम अब नहीं लेंगे, वो ये अनाउंस कर चुके हैं। जी जो नई वैरायटी है 13235 शाहजहानपुर की है, और कोलक 14201 लखनऊ की है, जो नई वैरायटी अभी जिन्हें हम उपयोग में ला रहे हैं। 15023 करनाल की वैरायटी है, और 0118 करनाल की है, जो अच्छी चल रही है इस समय। 0238 की कम बुआई की जा रही है। ठीक है सुरेंद्र यादव जी। तो देखिए तमाम किसान हैं, और इस मंच पर न सिर्फ हम उनकी जानकारी साझा करते हैं, बल्कि ये भी तय करते हैं कि वो किस मिजाज के हैं और किस तरह से अपना अलग अंदाज रखते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग किसानों से हम बात करते हैं, समझते हैं कि वो कैसे अपनी खेती बुआई कर रहे हैं और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं इस खेती किसानी को लेकर। देखिए इसका जवाब किसने सटीक दिया, ये विशेषज्ञों आपको तय करना है, और साथ ही ये भी बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये वास्तव में आज के समय की आवश्यकता है कि हमारे पास जो हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, यदि हमें प्रजाति का ही पता नहीं होगा तो हम उसमें अच्छी प्रजाति का चुनाव कैसे कर पाएंगे। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है। दूसरा ये है कि हमें प्रजाति कौन कौन सी हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूल है, और हमारे पास उनकी उपलब्धता क्या है, उसके आधार पर हमें निर्णय लेना है। जो अभी वर्तमान में बड़ी अच्छी वैरायटियाँ हमारी हैं, जैसे अभी एक किसान भाई ने बताया कि मेरे पास 118 है, मुझे वो सबसे अच्छी वैरायटी लगती है, और वैरायटी उसके सामने अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रजातियां बनती हैं, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग वो रेस्पॉन्स देती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन देती है। मेरा मानना तो ये भी है कि आपके अलग अलग खेत में अलग अलग परफॉर्मेंस, एक ही वैरायटी 118 को 0118 एक खेत में अच्छी हो सकती है, दूसरे में उसकी तुलना में कम अच्छी हो सकती है। इसी प्रकार जो वैरायटियां हैं हमारी, पहले तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। को 15023, जब भी प्रजाति का नाम लो प्रयास करो पूरा नाम लो, ये आधा नाम नहीं कि 23 बता दिया 18 बता दिया, नहीं, पूरा नाम लेने का प्रयास करो, ताकि आपको हमेशा उसका इंडिकेशन मिल के आए कि वो वैरायटी बनी कहाँ से थी। को 15023
ये वैरायटी कोयम्बटूर की वैरायटी है जो करनाल से इजाद की गई है, क्योंकि कोयम्बटूर का ही रीजनल स्टेशन करनाल में है, वहाँ से वैरायटी बनी थी और बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। शर्त क्या है इसके साथ में, ये वैरायटी नरम है, गिरती ज़्यादा है। यदि आप बंधाई अच्छी कर सकते हैं, अर्थिंग आप अच्छी कर सकते हैं, मिट्टी अच्छी चढ़ा सकते हैं तो बेहद अच्छा उत्पादन देगी। यदि आपको लगता है आपको बंधाई नहीं करनी है तो ऐसी कंडीशन के लिए को लख 14,201 वैरायटी कम हाइट की वैरायटी है, उत्पादन अच्छा देती है, उस कंडीशन में अच्छी रहेगी। तीसरी को 7-13-235 ये वैरायटी बहुत, जैसे आप 38 को देखते थे उसी परिवेश में आप 13-235 को देखेंगे तो लग्जूरियस क्रॉप है, बहुत अच्छी हाइट लेती है, बड़ी अच्छा उसका अगोला है, ग्रीन टॉप है, बहुत अच्छा सुंदर। उस कंडीशन के लिए आपकी 13-235 वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अब बात आती है को 0-118 की। जब को 0-238 वैरायटी बनी उसी के समय आसपास को 0-118 वैरायटी बनी है, अब से भी 10-12 साल पूर्व। तो हम 118 वैरायटी को यदि 38 को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो 118 से भी कर सकते हैं। और इन तीनों चारों वैरायटी, सर अभी एक वैरायटी का नाम लिया गया था को 18-231, पहले 17-231 एक वैरायटी रिलीज हो चुकी है, अब 18-231 रिलीज हुई है। ये सारी वैरायटियां हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल है, आप इनमें से किसी भी वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं। अब निर्णय लेने की बात यहाँ पर आती है कि किस किसान को हम चुनाव करें कि किसने ज़्यादा वैरायटियों के नाम लिए हैं। वीरपाल जी ने ही 3 वैरायटियों के नाम लिए हैं, बाकी जितने भी हमारे सज्जन थे सबने 1 या 2 वैरायटी के नाम लिए हैं। तो वास्तव में यदि हम तुलना करें तो वीरपाल जी इस कप के हकदार हैं कि वो आके ले सकते हैं। और मैं निवेदन भी करूंगा आप 38 के स्थान पर इन वैरायटियों का प्रयोग जरूर शुरू करें, क्योंकि आपके गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये वैरायटी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी। श्री वीरपाल सिंह जी। आइए वीरपाल जी, आइए, बहुत जोरदार तालियां वीरता दिखाने के लिए। हालांकि पुश करने के बाद वीरता आपने दिखाई थी, लेकिन आपकी वीरता देखिए यहां काम आई। तो देखिए सही जवाब आप दे रहे हैं और किसान कप के हकदार आप बन रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से आपसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देंगे हमारे किसान भाई जो इस मंच पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और डिसाइड करेंगे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए। एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ लगातार इस मंच पर मौजूद हैं, तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर आपसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, ये गौर से आप लोगों को सुनना है और उसके बाद अपना नाम बताना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो जल्दी से आप पूरी तरह से आकर्षित हो जाइए मेरी तरफ और सुनिए कि मैं क्या सवाल आपसे कर रहा हूं। गन्ना फसल के किस रोग को गन्ने का कैंसर कहा जाता है, ये जवाब आपको देना। जल्दी से हाथ उठाइए बिना देरी किए। देखिए आगे से हाथ उठने लगे तो इसलिए आगे से ही शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत आपसे, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। नाम कृष्णपाल है, गांव में भी खुर्द है। ये लाल सड़न रोग कैंसर का रूप है इसका जी, लाल सड़न रोग। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए कृष्णपाल जी बता रहे हैं कौन सा रोग है, लेकिन आप लोगों को भी बताने के लिए कहा गया है, इसलिए बिना देरी किए खड़े हो जाइए। नाम बताइए। राम कुमार शर्मा जी, लाल सड़न रोग है जी गन्ने। देखिए राम कुमार जी बता रहे लाल सड़न रोग है और यही रोग उन्होंने बताया। इससे पहले भी किसान भाई ने और भी किसान भाई जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए, बिना देरी किए खड़े हो जाइए ताकि हम आपसे पूछ सकें और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। सर लाल सड़ानी रोग है ये, जो कैंसर जैसी बीमारी है गन्ने में, यही है मैंने ज़्यादा जो बीमारी। ठीक है, बैठ जाइए। और भी कोई किसान जवाब देना चाहता हो ताकि उसको भी किसान कप से नवाजा जा सके, खड़े हो जाइए। मेरा नाम परवीन यादव हिसाबदा और लाल सड़न रोड है जी, रेड रोड भी बोलते हैं।
ठीक है, रेड रोड भी बोलते हैं, लाल सड़न रोग भी है। बैठ जाइए। तो देखिए लगातार हमारे किसान भाई जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा वो रोग है जिसे कैंसर कहा जाता है, लेकिन अब विशेषज्ञों को यह तय करना है। हालांकि बड़ा कठिन है क्योंकि जवाब सबका सही और सटीक हो सकता है और मिला जुला जवाब है, तो इसलिए तय भी आपको करना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये रोग कैसे लगता है, इस रोग से कैसे बचा जा सकता है और वाकई क्या ये जो बताया जा रहा है यही रोग है जिसे कैंसर कहा जाता है। सभी किसान भाइयों ने सही जवाब दिया है और सर्वप्रथम हमारे कृष्णपाल जी ने सही जवाब दिया था। लाल सड़न रोग ही कोई जो है गन्ने का कैंसर बुलाया था, इसका कोई बाद में इलाज नहीं होता। इसके लिए अभी जो हमारे क्षेत्र में 0238 है, ये भी हमारी जो वैरायटी है लाल सड़न रोग के प्रति संवेदनशील हो गई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में कई जगह जो है इस वैरायटी में रोग लग गए हैं। तो इसी के कारण जो है गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ अभी डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमारी और वैरायटी हैं, को 15023 है, को लक 14201 है, को 0118 है, 08272, इन वैरायटियों का हम समावेश करें, चाहे थोड़ा थोड़ा गन्ना लगाएं। हमारे पास में सभी प्रजातियों का गन्ना बीज हमारे पास रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। पता नहीं कि ये वैरायटी कब धोखा दे जाए। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इसका जो प्रकोप होता है, इसमें सबसे पहले मध्य सिरा, जो हमारी पत्ती की मध्य सिरा है, उस पर मोतियों की माला जैसे उभरे हुए चकत्ते से नजर आएंगे और बाद में जो है तीसरी पत्ती की प्रारंभिक अवस्था में तीसरी चौथी पत्ती से ऊपर की तरफ से पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती हैं। लास्ट में आकर के अगोला इसका सूख जाता है पूरा। और यदि बरसात में इसके गन्ने को हम चीर के देखते हैं तो लाल उसमें सड़ा हुआ गूदा दिखाई देता है और सफ़ेद सफ़ेद धब्बे, भूरा धब्बे भी आते हैं। इसके बचाव के लिए यह है कि बीज का उपचार हम अच्छी तरह से करें और भूमि उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम मात्रा उसकी 100 से 200 किलोग्राम आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें आप एक रात के लिए मिला करके रख देंगे। 20-25% उसमें नमी बना कर रखेंगे और खेत की तैयारी करने से पहले जो लास्ट जुताई है आप उसमें मिला देंगे तो इसका भूमि का इसका उपचार हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से हम बच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस खेत में 10% के करीब इसमें लाल सड़न रोग आ जाए उसकी आगे आने वाले टाइम में पेडी ना लें, उसको गन्ना मिल सप्लाई कर दें या उसको गन्ने को जो उसके अवशेष हैं भूमि उपचार द्वारा उसको ट्रीटमेंट दें। और एक साथ ही फसल में जब ये रोग आ जाता है उसके बाद में तुरंत कोई नई प्रजाति उस खेत में हम ना लगाएं, उसमें आदर्श फसल चक्र अपनाएं। गेहूँ है, धान है, हरी खाद है, उसका प्रयोग करें और नई प्रजाति कोई आप उसमें ना लगाएं। पानी का प्रबंध ये करें कि उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने पाए, उसकी डोलबंदी भी करके रखें और कम से कम सिंचाई करें। और जैसे ही वो फसल पक जाए तो उसको गन्ना आपूर्ति के लिए करें या चारे में प्रयोग करें, उस खेत को जो है फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। हमारे जो सही हकदार हैं कृष्णपाल जी हैं। तो कृष्णपाल जी के लिए देखिए विशेषज्ञों ने ऐलान कर दिया है, जोरदार तालियां कृष्णपाल जी के लिए। और बुजुर्ग किसान हैं, उन्होंने सही जवाब दिया और किसान कप से अब उन्हें नवाजा जाता है। इधर आ जाइए कृष्णपाल जी। देखिए बुजुर्ग किसान हैं और सही जानकारी रखते हैं, इसलिए यहां इस मंच पर उन्हें दिया जा रहा है किसान कप। तो बहुत शुक्रिया सही जवाब देने के लिए। और देखिए लगातार यहां सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब हमारे किसान भाई दे रहे हैं और सही जानकारी वो रखते हैं। ये वाकई बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छी खेती की जा सकती है अगर आपको सही जानकारी है। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बिना देरी किए और आपसे जानेंगे, आपसे समझेंगे कि और भी क्या जानकारियां आपको हैं। इसलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए, गन्ना फसल के लिए खाद उर्वरकों की कितनी मात्रा प्रति बीघा उपयोग और प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए हाथ उठाइए और बताइए गन्ना फसल के लिए खाद उर्वरकों की कितनी मात्रा प्रति बीघा प्रयोग की जाती है। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई और इसीलिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए बिना देरी किए उनके पास आएंगे और उनसे जानेंगे। हालांकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो प्रयास कर रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं, इसलिए उनके पास ही आएंगे और उनसे ही जानेंगे। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव, गांव बुड़सनी। सर 1 बीघे में जो हम खाद डालते हैं यूरिया खाद 5 किलो से 10 किलो तक डाल सकते हैं और डीएपी जो है डीएपी भी 5 किलो से 10 किलो तक डाल सकते हैं।
देखिए प्रवीण यादव लगातार जवाब दे रहे हैं, और भी किसान हैं जो जवाब दे सकते हैं और किसान कब के हकदार बन सकते हैं। हालांकि उनके पास खुद जाना पड़ रहा है, जबरदस्ती उनको उठाना पड़ रहा है, लेकिन जानकारी उनको है और इसलिए बिना संकोच किए आप जानकारी को साझा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी कुछ बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह है जी, ग्राम बुड़सनी। भाई हम तो 10 किलो का बीघा तो डाई कह रहे हैं DAP और 5 किलो का बीघा यूरिया शुरू में बुआई में, बाद में फिर यूरिया डाल रहे हैं। 2.5 किलो का बीघा DAP और 5 किलो का बीघा यूरिया। 10 किलो के DAP, 5 यूरिया। ठीक है। देखिए बागपत में भोपाल जी भी हैं, बैठ जाइए भोपाल जी, और इसलिए और भी किसान भाई हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आप खड़े हो जाइए। किसान हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र है जी। 5 किलो बीघे का लगना चाहिए यूरिया। 5 किलो बीघा बता रहे हैं, लेकिन यूरिया और भी बताना चाह रहे हैं। जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, देरी बिना किए। नाम बताइए पहले अपना। नरेश कुमार यादव। ईख में डालने के लिए 5 किलो डाई, और गेहूं में जो ईख में बाद में लगता है कोर पे, उसमें 5 किलो यूरिया। तो ये देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान भाई और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और देखिए इस बार उधर से भी कोशिश करते हुए हमारे किसान भाई नजर आ रहे हैं। तो देखिए नाम बताइए। 10 किलो का बीघा तो NPK ही, और 10 किलो का बीघा यूरिया, और उसमें सल्फर भी 1 किलो का बीघा सल्फर भी हो, और जिंक भी 500 ग्राम का बीघा। हाँ, तो लगभग जो है ये कई बार में, इसमें ये तो एक बार में दिया जा, और 3-4 बार लगभग खाद दी जाए। यूरिया जो है 2-3 बार और दिया जा, NPK तो एक बार ही दे। नाम क्या बताया आप? राम कुमार जी। राम जी बैठिए। तो देखिए और भी किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनसे भी जान लेते हैं। 10 किलो का यूरिया, 15 से 20 किलो तक DAP डलनी चाहिए, और 2 से 3 किलो प्रति बीघा सल्फर डलना चाहिए। तो अंकित कुमार भी देखिए जवाब दे रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका जवाब सही हो, लेकिन ये तय करना है विशेषज्ञों को, क्योंकि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। ये भी वो बताएंगे और साथ ही ये भी वो बताएंगे कि कौन किसान कब का हकदार है। बहुत अच्छा प्रश्न था कि हमारी जो फसल है, गन्ना फसल है, उसमें हमें कितने खाद उर्वरकों की मात्रा डालनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए, प्रति बीघा कितनी होनी चाहिए। ये वास्तविक मात्रा वास्तव में किसान को पता होनी चाहिए, जब भी वो किसान अपनी अच्छी उत्पादन ले पाएगा, अपनी अच्छी खेती कर पाएगा। लेकिन मैं किसी भी किसान भाई के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न मंच है, इसमें पहले तो मेरा निवेदन है, आप अपने जो भी आपके मन में आता है आप बताने का प्रयास करें, सटीक रूप से उसे बताने का प्रयास करें। दूसरा, डोज हमें यदि नहीं पता है तो हम अपने खेत में गन्ने की बुआई कर कैसे रहे हैं या करेंगे कैसे गन्ने की बुआई, यदि हमें वास्तविक डोज ही नहीं पता है। सबसे पहला आधार आता है, यदि आपको गन्ने की बुआई करनी है, किसी भी फसल की बुआई करनी है, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मृदा जांच के आधार पर अपने खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति करें। पहले मिट्टी की जांच करवाएं, उसमें जो रिकमेंडेशन आती है उसका आप प्रयोग करें। यदि ऐसी परिस्थिति नहीं है, आप मृदा की जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि मैं वैज्ञानिक स्तर से बात करूं, 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। लेकिन अब मैं किसान के स्तर पे आता हूं, 1 बीघा में कितनी DAP, कितना यूरिया डालें? 1 बीघा में कम से कम 13.5 किलोग्राम से 14 किलोग्राम DAP और 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और लगभग 7 से 8 किलोग्राम पोटास प्रति बीघा आपकी रिकमेंडेड डोज है। यदि हम इन तीनों पोषक तत्वों का, जो मुख्य पोषक तत्व है, इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे खेतों में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हम केवल नाइट्रोजन, अभी जितने भी काफ़ी किसान भाइयों ने बताया कि हम डाई डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटास का किसी ने नाम लिया ही नहीं। और जब तक आप पोटास खेतों में नहीं डालेंगे तो आपके पौधे में रोगरोधी क्षमता पैदा नहीं होगी और संतुलित उर्वरक आपको नहीं मिलेगा, तो पौधे की वृद्धि भी उस स्तर से नहीं होगी जिस स्तर से होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि इस प्रश्न से आपको जो आपका सम्मानित करने वाला आपका कार्यक्रम है, कोई भी नाम मैं अनाउंस नहीं करना चाहूँगा। मंच को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूँगा मैं संचालक महोदय से कि आगे अगला प्रश्न किया जाए। तो बिल्कुल देखिए लगातार कोशिश आपने की, उसके लिए काबिल तारीफ हैं आप, लेकिन प्रयास और आगे बढ़ाइए, क्योंकि सही जवाब अगर आप देंगे तो यहां विशेषज्ञ आपको सम्मानित करेंगे। और इसलिए बिना देरी किए अगले सवाल को सुनिए और बहुत गौर से सुनिए, ताकि आप उसका सही उत्तर दे पाएं, ताकि उसका सही जवाब देने में आप कहीं कोताही ना बरतें। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल इस मंच पर आपसे पूछते हैं, तो गौर से सुनिएगा आप लोग।
ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करने के लिए गन्ने की कितनी आंख का टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, ये जवाब आपको देना है। और लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान भाई, तो इसलिए पीछे से ही शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या है जवाब, क्योंकि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई बार वो जवाब दे पा रहे हैं, कई बार नहीं। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव, गांव बुड़सनी। सर, जो टंच विधि से हमें ईख की बुआई करनी है तो उसमें जी 2 आंख का वो लेना है जी। उसके लिए बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा जमाव के लिए। ठीक है सर, बैठिए। तो देखिए लगातार प्रवीण यादव जवाब दे रहे हैं, 2 आंख का टुकड़ा वो बता रहे हैं। एक और किसान भाई हैं जो लगातार सो रहे थे लेकिन अब उठ गए हैं और इसलिए बार बार हाथ उठा रहे हैं। चलिए बताइए। रण सिंह यादव, 3 आंख जी, 3 आंख का टुकड़ा। जी जी। तो रण सिंह यादव हैं और 3 आंख का टुकड़ा वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका जवाब कितना सही है तो विशेषज्ञों को तय करना है। लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग है, नींद से जागे हैं और सही जवाब उन्होंने देने की कोशिश की है उनके अकॉर्डिंग। अब और भी लोग हैं जो यहाँ जवाब दे सकते हैं। परवीन यादव हिसाबदा, 2 आंख का टुकड़ा बो सकते हैं एक पंक्ति में। दोनों का सेम नाम सेम जवाब। बैठ जाइए। तो देखिए और भी किसान हैं जो यहाँ अंत में बैठे हुए हैं और उनसे भी जान लेते हैं। आप खड़े हो जाइए। अन्नू यादव, गांव बुड़सनी, 2 आंख का टुकड़ा जी। ठीक है। देखिए अन्नू यादव कितने डरते हुए, कितने सहमते हुए वो बता रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। अब ये विशेषज्ञों को तय करना है कि किसका जवाब सही है। उधर भी लोग हैं, आप चाहे तो उधर भी हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं। कुछ बुजुर्ग किसान हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जिनकी जानकारी लोगों के लिए कामयाब जानकारी हो सकती है, इसलिए आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी संजीव कुमार है, मतानत नगर। ट्रेंच विधि में 2 आंख की वो बनी चाहिए जी। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए बुजुर्ग किसान हैं संजीव यादव और वो बता रहे थे कि 2 आंख का टुकड़ा होना चाहिए, लेकिन कई सारे किसानों ने जवाब दिया है। कितने का सही है, किसका सटीक है, ये तो विशेषज्ञों को ही तय करना है। लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे किसान भाई इस मंच पर, इसलिए काबिल तारीफ है। और अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए विशेषज्ञों पर हम ये छोड़ते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, उसका जवाब भी दें और साथ ही ये भी बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो हमारा गन्ने का टुकड़ा है वो कितने साइज का हो, कितनी आंखों का टुकड़ा हम इस्तेमाल करें, 1 आंख का टुकड़ा हो, 2 आंख का टुकड़ा हो, 3 आंख का टुकड़ा हो या पूरा गन्ना हो जो हम बुआई में इस्तेमाल करते हैं। सर्वोत्तम जो उत्पादन की दृष्टि से या मैं जमाव की दृष्टि से कहूँ तो 2 आंख का टुकड़ा सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उसमें जमाव का प्रतिशत बेहद अच्छा आता है। उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 75 से 80% जमाव आने की उसमें रहती है। यदि 1 आंख का टुकड़ा है और वो किसी कारणवश आपने उपचारित करके नहीं बोया है तो उसमें कुछ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होने की भी संभावना रहती है। यदि 3 आंख का टुकड़ा है, 4 आंख का टुकड़ा है, उसमें प्रोबेबिलिटी संभावनाएं जमाव करने की वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें एक एंजाइमिक एक्टिविटी भी होती है। जितना बड़ा गन्ने का टुकड़ा होगा उसकी ऊपर वाली आंख पहले जमाव करके आ जाएगी, नीचे वाली आंखें जमाव नहीं करेगी या कम करेगी। इसलिए सर्वोत्तम उस दृष्टि से 2 आंख का टुकड़ा है। प्रवीण जी ने कई बार प्रयास किया है, अब की बार उन्हें सफलता मिली है कि 2 आंख का टुकड़ा इस्तेमाल करें। प्रवीण यादव जी, जोरदार तालियां बजा दीजिए प्रवीण जी के लिए लगातार। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कोशिश देखिए यहाँ कामयाब नजर आ रही है। इसलिए इधर आ जाइए प्रवीण जी और आपको यहाँ किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। और ये आप सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं ताकि आप भी जवाब दें और आप भी किसान कप पाएं। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तो ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लगातार आपसे प्रश्न कर रहे हैं
और एक और प्रश्न आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। इसलिए ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए, यह आपको बताना है। तो देखिए हाथ उठने लगे हैं बिना देरी किए, और इसलिए उनके पास ही आएंगे, उनसे ही जानेंगे कि लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए। जल्दी से खड़ा हो जाए। अंकित कुमार सहरावत, मताना नगर, 48 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अंकित बता रहे हैं 48 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो किसान कब पा सकते हैं। तो देखिए लगातार ऐसे जागे हैं कि प्रयास लगातार जारी है। रण सिंह यादव, वो 36 इंच। ठीक है, 36 इंची रण सिंह यादव बता रहे हैं कि 36 इंची होनी चाहिए। और भी किसान हैं जो जवाब देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं। हालांकि पहले किसान कब पा चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए बता दीजिए। टंच विधि से जो हमें एक बोनी है उसमें 36 इंच से लेकर 48 इंच तक हम बुआई कर सकते हैं। सही, ठीक है, बैठिए। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं तमाम किसान भाई और जवाब दे रहे हैं। परवीन यादव हिसाबदा 4 फुट से और 5 फुट की दूरी ट्रेंच विधि की बेहतर होती है। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रवीण यादव ने एक ने कप ले लिया है तो मैं भी लेकर जाऊंगा, इसीलिए बार बार प्रयास जारी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो है, लेकिन कोशिश करता रहना चाहिए। ठीक है, बैठ जाइए। और भी किसान भाई हैं जो जवाब दे सकते हैं, जो बता सकते हैं। और भी कुछ युवा किसान नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। आप नाम बताइए। विनोद यादव जी। 36 से 40 इंच। 36 से 40 इंच होनी चाहिए, विनोद यादव कह रहे हैं। और भी यहाँ किसान हैं जो जवाब दे सकते हैं और कब पा सकते हैं, किसान कब के हकदार बन सकते हैं, यहाँ सम्मानित हो सकते हैं। आप खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? मनवीर। 5 फीट होनी चाहिए जी। 5 फीट। तो देखिए बिल्कुल मन से ही उन्होंने बताया कि 5 फीट होनी चाहिए। लेकिन और भी किसान हैं जो जवाब दे सकते थे, लेकिन अब विशेषज्ञों को ये डिसाइड करना है कि किसका जवाब सही है, सटीक है, और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सही जानकारी क्या होनी चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों और हमारे विशेषज्ञों को बताएं। हमारे दूसरे किसान भाई ने जो बताया, शायद संभवतः हिसाबदा से है ना, इनका सही जवाब है। आज के परिवेश में जो है 4 से 5 फीट दूरी जो है लाइन से लाइन की उचित है, क्योंकि हमारे पास में हाइब्रिड गन्ने की वैरायटियाँ हैं, उनकी पत्तियों की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो, उनमें भोजन बने, हमारे गन्ने की मोटाई लंबाई मेंटेन हो। और जो छोटे ट्रैक्टर भी हमारे कुछ किसान भाइयों के पास में है, तो उसकी कर्षण क्रियाएं जो है हमारे छोटे ट्रैक्टर के द्वारा भी उसमें आराम से हो जाती हैं, और सह फसल भी हम आराम से उसमें ले सकते हैं। तो किसान कप के हकदार जो है हमारे, ये हिसाबदा के, क्या नाम है आपके? हाँ, ये आप हकदार हैं। तो देखिए प्रवीण, एक प्रवीण के बाद दूसरे प्रवीण ने कोशिश करनी शुरू की, और वो कोशिश भी कामयाब। प्रवीण आइए, आप भी यहाँ किसान कप से नवाजे जा रहे हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोशिश बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जोरदार तालियां बजाइए, और अगली बार जो सवाल पूछा जाए उस पर कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया प्रवीण। तो देखिए प्रवीण यादव ने पहले कोशिश की तो वो भी कामयाब हुए, दूसरे प्रवीण यादव ने कोशिशें की तो वो भी कामयाब हुए। इसलिए आप लोग भी गौर से सुनिए और कामयाब होइए और किसान कप पाइए। इसलिए आपसे एक और सवाल, तो ये सवाल आपको दिया जा रहा है, और उसके बाद आप जो भी जानना चाहेंगे विशेषज्ञों से, वो सवाल आप लोग उल्टा कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से इस मंच पर। तो इसलिए ये अंतिम सवाल सुनिए, बहुत ही गौर से आपको सुनना है, और उसके बाद इसका जवाब भी आप लोगों को देना है। इसलिए गन्ना बीज उपचार के लिए किन किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, यह आपको बताना है। गन्ना बीज उपचार के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, ये आपको जवाब देना है। देखिए हाथ उठने लगा है, लेकिन लगातार वही हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं जिनको किसान कप से पहले ही नवाजा जा चुका है। इसलिए बाकी लोगों से भी मैं कहूंगा कि वो लोग भी हाथ उठाएं और वो भी बताएं कि उनके पास क्या जानकारी है, कितनी जानकारी वो रखते हैं। तो इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें किसान कप से अब तक नवाजा नहीं गया है, जिन्होंने अपनी जानकारी अब तक दर्शकों तक नहीं पहुंचाई है। इसलिए बिना देरी किए आगे से शुरुआत करते हैं, और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, खड़े हो से। ठीक, सच तो यह है जी, गन्ना बीज उपचार हम करते ही नहीं किसान, हम तो यूं ही बोलते हैं जी कच्ची। आप पूछ लो, लगभग यहाँ 99% होंगे जी, ऐसे बाद में लगावे हैं फिर। अच्छा, जब बीमार हो जाता तब लगाते हैं? लगावे हैं जी, और नहीं तो शीरा सागी डाल दें हम तो जी। शीरा सागी एक दवाई है गन्ना उपचार के लिए भी और कीटनाशक के लिए भी। शीरा सागी का ही प्रयोग करें जी हम। शीरा सागी जी, ये दवाई आती है, दवाई है जी, उसका प्रयोग करते हैं हम। हाँ जी।
बैठ जाइए। तो देखिए और भी बुजुर्ग हैं और भी युवा हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बताइए। एक फंगस के लिए लगा दे जी, बावरिया बास्टीम या ट्राइकोडर्मा वगैरह जो भी आवे, एक दीमक की दवाई लगा दे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं लगाते हैं। अच्छा जी, बैठ जाइए। देखिए सुरेंद्र यादव हालांकि कई बार प्रयास कर चुके हैं और किसान कप के हकदार भी बन चुके हैं, लेकिन लगातार काबिले तारीफ है कि वो जवाब देते हुए नजर आते हैं। 2 ग्राम पर लीटर कार्बनडिज मैनकोजेब या बाविस्टिन करके आती है एक दवा, और उसी में 1 ग्राम प्रति लीटर इमिडाक्लोरोपिड मिला के बीज उपचार सफिशिएंट। देखिए तो कोशिश कर रहे थे किसान, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोगों का कहना है कि वो इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या कहना है? सही, पहले तो सर हमें सही बीज का उपचार करना चाहिए। बीज अच्छा बीज हो, अच्छी तरह से उपचार करके जब हो, जो भी फंगीसाइड की जो भी फंगस है उसके लिए जो हमें ज़्यादातर सर इफ्को की एक दवाई आ रही है सीरस आगे, वो सर सबसे अच्छा रिजल्ट है उसका सर। ठीक है, फिलहाल किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, इसका डिसाइड जो है हमारे विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स करेंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो प्रयोग की जानी चाहिए, प्रयोग की जाती है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहूँ या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहूँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है। ये चैलेंज भी है हमारे किसानों के लिए कि गन्ने में बीज उपचार करना एक चैलेंज इसलिए है क्योंकि इतनी बल्क मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारा गन्ने का बीज होता है, उसके गन्ने के टुकड़े करके बीज को उपचारित करके खेत में बुआई करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। लेकिन यदि हमें रेड रोट, लाल सड़न जैसी बीमारी से बचना है तो हमें निश्चित तौर पर उसको उपचारित करके ही बोना पड़ेगा। यदि हम सिनेरियो देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या सेंट्रल उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर जो जितनी भी ज़्यादातर प्रजातियाँ गई हैं वो सारी की सारी रेड रोट, विल्ट बीमारियों से गई हैं। बीमारियों का प्रकोप अधिक हो जाने के कारण वे वैरायटियाँ आपकी चैन से बाहर हो गई, हम उसकी उपज नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए बीज उपचार सबसे ज़्यादा जरूरी है। बीज उपचार भी 2 प्रकार से होता है, एक केमिकल से होता है, एक बायो एजेंट से होता है। आपने एक हमारे किसान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, वो सारे के सारे जैविक बीज उपचार है। आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करो, आप बिबेरिया का इस्तेमाल करो। ट्राइकोडर्मा कीड़े के लिए है, बिबेरिया बेसियाना आपके दीमक के लिए है, दोनों का बीज उपचार हो गया और ना ही कोई उसका साइड इफेक्ट है, आपके दोनों जमाव में भी वृद्धि करता है। ये तो हो गया आप यदि जैविक विधि से आप अपना बीज उपचार करना चाहते हैं। अब यदि हम केमिकल से बीज उपचार करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। पहली मुख्य रूप से जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम फंजीसाइड, जैसे थाइफेनेट मिथाइल, कार्बनडाजिम। ये ऐसी दवाइयां हैं जो फंगस को, जो रेड रोट हमारा है वो फंगस से फैलता है, उस फंगस को रोकने का काम करती है ये दवाई। दूसरा है आपकी क्लोरोपाइरिफास, इमिडा या फिप्रोनिल। ये ऐसी दवाइयां हैं जो इंसेक्ट को रोकने का काम करती है। कीड़े का प्रकोप जब भी गन्ने के टुकड़े पर होगा उसको रोकने का काम करेगी। वो पहले से दवाई उसके अंदर है तो कीड़ा उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, हमारा पौधा स्वस्थ जर्मिनेट करके आएगा। इस श्रेणी में मैं देना चाहूँगा जिस किसान भाई ने अभी जैविक विधि से ट्राइकोडर्मा और बिबेरिया बेसियाना से उपचारित करने वाली बात कही थी, वो उनको कप दिया जा सकता है क्योंकि वो भी एक बीज उपचार का माध्यम है। और हम अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए यदि हम जैविक की तरफ चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो अंकित आइए यहाँ, देखिए अंकित युवा किसान हैं और उन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की है, इसलिए उनकी कोशिश को सराहा जा रहा है और इस मंच पर किसान कप से उनको नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया अंकित, सही जवाब दिया आपने और इसीलिए आपको नवाजा गया है किसान कप से। अब यहाँ जो किसान मौजूद हैं वो भी सवाल कर सकते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है विशेषज्ञों से सवाल करने का। तो 1 बाय 1 वो खड़े होंगे और अपना सवाल सलीके से रखेंगे। उनके पास मैं आऊंगा तो जल्दी से किसी का कोई सवाल है तो खड़ा हो जाए। तो देखिए पीछे से हाथ उठ रहे हैं और जवाब उनका सवाल उनका ले लेते हैं और उसके बाद जवाब विशेषज्ञ देंगे, तो इसलिए खड़े हो जाइए। सर मैं जानकारी लेनी चाहूँगा कि ईख की जो बुआई का जो सही समय है वो कब से कब तक होना चाहिए, ये जानकारी लेनी चाहूँगा सर आपसे मैं। ठीक है, बैठिए, आपकी जानकारी दी जाएगी, प्लीज शांत हो जाइए और जवाब ले लेते हैं। जो गन्ना बुआई का, ईख की बुआई का वास्तविक समय है, यदि हम अपने परिवेश में बात करें तो यहाँ पर बसंतकालीन बुआई सर्वोत्तम उत्पादन देती है। और यदि आप सहफसली के रूप में उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें शरदकालीन में जाना होगा। सितंबर में 15 सितंबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं और उसके साथ में सहफसली में सरसों ले सकते हैं। तो शरदकालीन में बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 15
सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक। और यदि आप बसंतकालीन की बात करते हैं तो 15 फरवरी से लेके और 30 मार्च तक का समय बसंतकालीन बुआई के लिए सर्वोत्तम होता है। किसान के स्तर पर आ जाऊं, सरसों कटाई के बाद जब हम गन्ने की बुआई करते हैं सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त होता है। और गेहूं कटाई के बाद देर से बसंतकालीन बुआई का जो समय है वो गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है। परिस्थितिवश हम उत्पादन लेने का प्रयास करते हैं गेहूं कटाई के बाद भी, लेकिन हमारे यहाँ परिवेश में क्या होता है कि पौधे का उत्पादन उतना अच्छा नहीं ले पाते, तो फिर हम उसको कंपनसेट करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं पेडी के उत्पादन से। पेडी का उत्पादन अच्छा मिल जाता है, लेकिन पौधे की दृष्टि से देर से जो बसंतकालीन बुआई है, गेहूं काटने की बुआई, वो उतनी अच्छी नहीं है। सबसे अच्छा समय गन्ना बुआई का बसंतकालीन का है। 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक का आप गन्ने की बुआई करें और सर्वोत्तम उत्पादन आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, सवाल आपने किया था तो जवाब आपको विशेषज्ञ दे रहे हैं। आपने भी कोई सवाल पूछना चाहा है तो इसलिए आपसे भी जान लेते हैं विशेषज्ञों तक। नाम है जी गाँव बुरसैनी। डॉक्टर साहब, जितने भी प्रोग्राम यहाँ हो मैं सब में आऊँ। हर डॉक्टर, हर आदमी बतावा है कि मिट्टी की जांच करवाओ। हमने कई जगह भेज ली मिट्टी, हमारे तो रिपोर्ट आज लोग आई नहीं। हमें कोई सही नंबर या सही ठिकाना से बता दो, मिट्टी जांच करवाओ। ठीक है, कोशिश करता है यार किसान मिट्टी जांच करवाने की, लेकिन कहीं सुविधा नहीं तो क्या करे वो। ठीक है, बैठ जाइए, जवाब आपका मिलेगा जी। बहुत वास्तविक प्रश्न है और वास्तविक समस्या भी है। मिट्टी जांच सबसे बेसिक आधार है। कोई भी फसल हो, गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, सरसों हो, कोई भी, चाहे दलहनी हो चाहे तिलहनी हो, हम किसी की भी बात करें, मृदा जांच सबसे पहले हर मंच से रिकमेंड किया जाता है। आज आप किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा और आपको वास्तविक स्थान भी बताता हूं। आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा बागपत पर अपना मृदा का वास्तविक सैंपल लाकर वहां जांच करा सकते हैं। अब प्रक्रिया पे आते हैं ताकि हम वास्तव में चीज़ों को समझें। पहला तो मृदा लेने का नमूना हमें पूरा प्रॉपर पता हो, किस प्रकार से हमें ज़मीन से मृदा नमूना लेना है और वास्तविक नमूने का साइज कितना हो। वास्तविक नमूने का साइज, जब आपने वास्तविक वैज्ञानिक स्तर से नमूना ले लिया, आधा किलो लगभग 500 से 600 ग्राम आपका मृदा नमूने का वास्तविक साइज होता है। आप एक पॉलीथीन, वो किसी भी खाद की या किसी भी प्रकार के केमिकल की पॉलीथीन ना हो, साफ स्वच्छ पॉलीथीन के अंदर उस मृदा के नमूने को रखें, मिट्टी को रखें और उसी में अपने नाम की एक स्लिप, खेत की पहचान, पेड़ वाला खेत है, ट्यूबवेल वाला खेत है, प्लॉट नंबर 10 है, 12 है, 15 है, जो भी आपकी खेत की पहचान है, सबसे ऊपर खेत की पहचान, कृषक का नाम, कृषक का पता, कृषक का मोबाइल नंबर और खेत का आकार, ये चीज़ें आप उस पर लिख के उस पॉलीथीन के अंदर डाल के आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर वहाँ जमा कर सकते हैं। और वहाँ पर 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगेगा उसको गणना करने के लिए। कारण क्यों होता है 1 सप्ताह से 10 दिन का समय? उसका कारण ये है कि जब आपका मिट्टी का सैंपल आएगा उसको पहले वहाँ पर सुखाया जाएगा। आपका मिट्टी का सैंपल गीला हो सकता है जिसको सूखने में ही 4-5 दिन का या 3 दिन का समय लगेगा। उसके बाद वो केमिकल के साथ एनालिसिस होना शुरू होगा जिसमें 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। आप वहाँ पर केंद्र पर आकर वहाँ से जो हमारे मृदा वैज्ञानिक है उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आए। 10 दिन बाद आप उनसे संपर्क स्थापित करके वहाँ से कार्ड वहीं से प्राप्त होगा। सैंपल भी आपको वहीं लेके आना है, 10 दिन बाद कार्ड भी वहीं से ही लेके आना है। आपके पास कार्ड यहाँ पहुँचाने की कोई सुविधा केंद्र के पास उपलब्ध नहीं है। दोनों स्थितियों में ही आपको संपर्क करना होगा। ठीक है, तो देखिए जानकारी आपको दी गई और इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके सही जानकारी आपने हासिल कर ली है और अब इसका सही इस्तेमाल करके अपनी खेती के लिए आप बेहतर तरीके से अपनी खेती कर सकते हैं। तो इस किसान प्रश्न मंच पर हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ जुड़े, बहुत शुक्रिया उनका और जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। तमाम किसान भाई हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस किसान प्रश्न मंच में भाग लेने के लिए। जोरदार तालियां अपने लिए भी। तो किसान प्रश्न मंच की टीम आज यहां पहुंची थी और तमाम सवाल आपसे किए और इस किसान प्रश्न मंच में हम सबको दीजिए इजाजत। सभी का शुक्रिया अदा करते हुए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीडी किसान।